नमस्कार छात्रों, मैं अवतार सिंह राठौर, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक और प्रश्नावली हल कर रहे हैं 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। चलो यहाँ पर आप सभी देखना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, इसमें ये सिद्ध करना है क्या 6 की जो पावर है n मतलब 6 पे भी कोई घात लगाएंगे तो क्या जो संख्या का भी हम उसका यदि इस पर 6 की घात कितनी भी घात लगाने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका जो इकाई का जो अंक होगा क्या वो 0 आएगा। यदि 0 आता है तो हमें बताना है कि हाँ 0 आता है, और 0 नहीं आता है तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों में जैसे आप देखोगे कि वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन है 6 पे कितनी भी घात लगा दो, एक घात लगाते हैं तो 6 जाएगा, 6 पे 2 घात लगाएंगे तो कितना आएगा 36, मतलब 6 का ही खत्म होगा। 6 पे कितनी भी पावर लगाओ आप वो हमेशा क्या है, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 6 ही आएगा, उनका अंतिम जो अंक है वो हमेशा 6 पे समाप्त होगा। तो इसको मैं परीक्षा में आपको कैसे करना है अपने, तो यहाँ पर आप इसको हल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वो पूछ रहे हैं क्या 0 पर समाप्त होगा। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, किसी संख्या का यदि हम उसका आपको कोई भी घात लगाए जिसको इकाई का अंक यदि 0 आता है तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 0 हो या अंतिम अंक 0 हो तो वह 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी संख्या का अंतिम या इकाई का अंतिम या इकाई अंक 0 होता है तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना आप, यदि किसी संख्या का जो अंतिम अंक है वो 0 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पर जो दिया गया है सवाल 6 की पावर n को हमें सिद्ध करना है, इसको लेके चलना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 की पावर n बराबर 6 की पावर n है, 6 को अपन अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 3, और इसके ऊपर पावर क्या लगेगी n लगेगी, मतलब इसका कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3, इसकी पावर क्या लगा n। ठीक है, इसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 प्राप्त नहीं होता है। जब इसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 प्राप्त नहीं होता इसलिए 5 से भाजित भी नहीं होगी, तो यहां लिख देंगे इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी, और जब ये 5 से विभाजित नहीं होगी तो इसका इकाई का अंक 0 प्राप्त नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, ये आपका सिद्ध होगा। इसका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, और इसमें दिया गया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें सिद्ध करना है भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग चला जाता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं, एक तो एक पूरी संख्या दी गई है और एक संख्या ए दी गई है। तो ये दोनों संख्याओं को हमें भाज्य संख्या सिद्ध करना है और ये बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले इसको हल करते हैं, पहली संख्या लेके चलते हैं हल। तो यहाँ पे आप देखोगे पहली संख्या हमारे पास ये दी गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर क्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। ठीक, पहली संख्या जब हमने इसको लिखा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 2 पदों में दी गई है, पहला स्टेप इसका ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है। ये दोनों में आपको दिख रहा होगा 13 कॉमन आ रहा है, दोनों में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से और इसमें से हम 13 को यदि बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा कोष्टक के अंदर 7
मल्टीप्लाई 11, ठीक है 13 तो बाहर निकाल लिया, इसलिए 1 बचेगा, तो 1 का बड़ा करेंगे तो यही आएगा, और प्लस के कितने आ गए 13, तो यहाँ पे 13 बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। इसका आप देखोगे कि इसका एक उभयनिष्ठ जो आपका अभाज्य गुणनखंड है हमें क्या प्राप्त हुआ 13 प्राप्त हो रहा है, मतलब इस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है 13 है, और ये 13 से पूरी तरह से भाजित हो जाएगी, क्योंकि यदि हम इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि इसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या है 13 है, और 13 से जब ये कट जाएगा तो स्वयं और 1 के अलावा यदि किसी अन्य संख्या से कटती है तो संख्या क्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। थोड़ी सी आपको भाषा लिखनी है, क्या लिखना, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड 13 प्राप्त अभाज्य, ऐसे लिख देना, दी गई संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 13 प्राप्त होता है, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड 13 प्राप्त होता है तो 13 से क्या होगी विभाजित होगी, इसलिए यह 13 से विभाजित होगी, ठीक है, इस 13 से विभाजित होगी, अतः पहली संख्या क्या है भाज्य संख्या, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या लेके चलेंगे, दूसरी संख्या क्या थी हमारी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। एक चीज ध्यान रखना, इसमें आप गुणा मत करना, गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में टाइम बेकार करोगे, डायरेक्ट इसमें कॉमन देखो, पहले इसकी तरह ही इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा, दोनों पदों में से क्या आप ले लेंगे कॉमन 5, तो 5 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ 6, 5 तो बाहर आई है, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3 2 1 और प्लस यहाँ पर 1, क्योंकि 5 तो बाहर आ गया। इसके बाद आपने देखा इसी प्रकार यहाँ 13 प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ कितना अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें 5, ध्यान देंगे, दी गई संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है, इसीलिए यह 5 से क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है सर, 5 का भाग चला जाएगा, और जब 5 का भाग चला जाएगा तो कितनी संख्या होगी भाज्य, अतः संख्या दी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस गुणा 1 और प्लस के 5 एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया जो मैं निकाल रहा था। उसमें आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक आपके खेल का मैदान है, उस वृत्ताकार पथ है, ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का पूरा एक चक्कर, कहीं से भी एक चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए यहाँ से लगा रहे हैं दो लोग, और आपके इसका पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं सोनिया, ठीक है, सोनिया, इसको समय कितना लगा 18 मिनट का। उसका आगे चलेंगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं 12, इसी मैदान का एक और चक्कर क्या कौन लगा रहा रवि, और कितने मिनट ले रहा है 12 मिनट। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब सोनिया और जो रवि है वो एक ही स्थान पर और एक ही समय पर, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो भाई कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब रवि और सोनिया हैं, एक 18 मिनट में लगा रहा है चक्कर और रवि 12 मिनट में लगा रहा है, एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं और पुनः एक ही स्थान पर आकर ये कब मिलेंगे, तो इसके लिए दोनों का हमें क्या निकालना पड़ता है एलसीएम, और जो एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, दोनों का आपका एक ही समय पर आपके प्रारंभिक बिंदु पर आपके कब मिलेंगे, तो एलसीएम से भी याद कर सकते हैं उसको बेसिक तरीके से। कैसे, जैसे मान लीजिए सोनिया है, सोनिया कितने मिनट में लगा रही है
18 मिनट में। मान लीजिए सोनिया ने पूरा एक चक्कर लगाया और ये 18 मिनट हो गए, एक चक्कर और लगाया तो 18 दूनी 36, लगभग 2 चक्कर इसने कितने मिनट में लगाए, 36 मिनट में लगाए। और रवि चक्कर कितने में लगाएगा, मान लीजिए तो सोनिया ने लगा लिए 2 चक्कर कितने में लगा लिए, 26 में। किसने लगाया, सोनिया ने, ठीक है। उसका रवि जो है, रवि आपका पहला चक्कर लगा लेता है, रवि ने पहला चक्कर कितने में लगाया, 12 में, ठीक है, 12 में चक्कर लगा लिया। दूसरा चक्कर कितने में लगाया, 24 में। लेकिन यहाँ पर सोनिया ने 36 मिनट अभी टाइम लग गया, 36 मिनट, मतलब 36 मिनट में वो कहीं ना कहीं इस बिंदु से अभी आगे है। आपके यहाँ पर आपके 36 मिनट में इसने 3 चक्कर लगाया, 18 थी 36, पहले चक्कर 18 में, दूसरा चक्कर 18 थी 36 में, मतलब 36 मिनट में सोनिया दोबारा इस बिंदु पर आ जाती है। लेकिन रवि है 12 मिनट में एक चक्कर लगाया, तो दोबारा से उसने 12 मिनट में 24 मिनट में 2 चक्कर लगा लिए, और तीसरा चक्कर फिर से 12 मिनट में लगाएगा तो 12 थी 36, मतलब तीसरे चक्कर में आपके दोनों आपके क्या मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। कितने मिनट में मिल रहे हैं, 36 मिनट पर मिल रहे हैं, क्योंकि आपका 18 दूनी 36 में 2 चक्कर कितने मिनट में लगाए, 36 में। और रवि ने कितने मिनट में लगाए, 3 चक्कर लगाए, 12 थी 36। तो लगभग वैसे अपन बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं 36। लेकिन इसको अपन हल कैसे करना है कॉपी में, ध्यान देखो। सबसे पहले सोनिया को जो लगा समय है वो कितना है, 18 मिनट। तो चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर कितना है, 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद रवि को कितना लगा, एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को लगा समय बराबर कितना है, 12 मिनट, ठीक है। दोनों आपके प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, हमें लास्ट लाइन लिखना है कि पुनः कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो कितने समय बाद, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम किसका, सबसे पहले 18 का और 12 का, एक साथ भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो। इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 में 18, 3 का जाएगा, 3 3 का 9, कितना आ गया 3। उसी प्रकार से इसमें जाएगा 2 6 12, कितना आ गया 3। इस प्रकार से दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, तो ठीक है। इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको अपन दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 कितनी बार था, 2 बार, 2 की ऊपर कितनी पावर लगा दी, 2, और यहाँ पे गुणा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा, आपका समय होगा कि आपके पुनः आपके जिस बिंदु पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वही आपका समय होगा। तो यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, किस किस का एलसीएम ले रहे हैं, 18, 12। और एलसीएम में क्या होता है, प्रत्येक नंबर को लिखा जाता है उसकी सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की पावर 2, ठीक है। उसका 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की पावर भी 2 है, तो आपके इसके ऊपर हमने घात 2 लगा दी, और 2 दूनी 4, और 1 3 का 9, 4 9 36। एलसीएम कितना आ गया, 36, ठीक है। तो बस आपको लास्ट में लिखना है इसमें कि दोनों रवि और सोनिया प्रारंभिक बिंदु पर आपके कितने समय बाद पहुंचेंगे, 36 मिनट बाद पहुंचेंगे, ठीक है। तो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलते हैं, 36 मिनट बाद मिलते हैं। नमस्ते।